हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। अभी तक हमने डिस्कस किया कलेक्टिव बार्गेनिंग के ऊपर, जिसमें हमने डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं। हम डिस्कस कर और साथ में कलेक्टिव बार्गेनिंग जो इन्वॉल्व होती है वो सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की। अब डिस्कस करेंगे अब हम फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग कि फॉर्म्स क्या क्या कलेक्टिव बार्गेनिंग के फॉर्म्स है। द वर्किंग ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग assumes various forms. In the first place, bargaining may be between the single employer and the single union. अगर एक फॉर्म्स की बात करें कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ कितने रूप है उसके, एक सिंगल एम्प्लॉयर के रूप में और एक सिंगल यूनियन के बीच में बार्गेनिंग होती है। एक तो ये दिस इज़ नॉन एज सिंगल प्लांट बार्गेनिंग। अपन इसे सिंगल प्लांट बार्गेनिंग बोलते हैं। मतलब एक यूनियन होगी और एक एम्प्लॉयर होगा, दोनों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है टर्म कंडीशंस को लेके, वर्किंग कंडीशंस को लेके, सैलरी और अदर फैसिलिटीज़ को लेके, तब उनके बीच में जब कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए, तो अपन उसे कहेंगे सिंगल प्लांट बार्गेनिंग। दिस फॉर्म प्रिविलेज इन द यूनाइटेड स्टेट एज वेल एज इंडिया। तो ये इंडिया में भी होती है ऐसे, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, अदर जो इस कंट्री सब में होती है तो, लेकिन सब जगह होती है। मतलब मैं सीधा सा मीनिंग बोलूँ, सिंगल प्लांट बार्गेनिंग होती है वो किस किस के बीच में होती है, एक सिंगल एम्प्लॉयर होगा और सिंगल यूनियन होगी। नाउ सेकेंडली, द बार्गेनिंग में बी बिटवीन ए सिंगल फर्म having several plants and workers employed in those plants. This form is called multiple plant bargaining. देखो, अगर एक सिंगल, जैसे अगर बार्गेनिंग हो रही है एक सिंगल फर्म के बीच में जिसमें बहुत सारे प्लांट्स है, एक सिंगल फर्म है, मतलब फर्म एक है लेकिन उसके प्लांट बहुत सारे हैं, मतलब बहुत जगह उसके प्लांट्स हैं, अलग अलग जगह काम करते हैं। जैसे कि अभी एक फर्म है कोई भी, जैसे कि अपन रिलायंस की इंडस्ट्रीज़ की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कंपनी एक है, फर्म एक है, लेकिन उसके प्लांट अपने जयपुर में भी है, ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी है कुछ। तो ऑल ओवर इंडिया तो है ही है, तो इंडिया में इतने सारे प्लांट्स हैं और उस कंपनी के फर्म के, तो फर्म एक होगी और उसके प्लांट्स बहुत सारे होंगे, सेवरल प्लांट्स होंगे, मल्टीपल प्लांट्स होंगे, और उसके एम्प्लॉयज़ के बीच में, ये जो जितने प्लांट्स हैं सबके प्लांट्स के जितने एम्प्लॉय हैं उनके बीच में जब बार्गेनिंग होती है, सिंगल फर्म है लेकिन उसके क्या प्लांट्स बहुत सारे हैं, और साथ में जितने प्लांट्स हैं उनमें जो काम करने वाले हैं वो मजदूर है, वर्कर, उनके बीच में जब, और उस फर्म के बीच में जब बार्गेनिंग होती है तो उसे अपन कहेंगे मल्टीपल प्लांट्स बार्गेनिंग। ठीक है, वी आर वर्कर्स बार्गेनिंग विद द कॉमन एम्प्लॉयर थ्रू डिफरेंट यूनियन। मतलब प्लांट्स होंगे, हर प्लांट्स की यूनियन होगी, हर प्लांट्स की वर्क यूनियन होगी या वर्कर्स यूनियन होगी। ठीक है, तो हर वर्कर्स यूनियन की यूनियन होगी। अब जैसे कि एक फर्म है उसके 15 प्लांट है, तो 15 यूनियंस के बीच में और एक सिंगल एम्प्लॉयर के बीच में, एक फर्म तो एक है, तो इनके बीच में जब बार्गेनिंग होगी तो अपन उसे मल्टीपल प्लांट बार्गेनिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों। नाउ थर्डली, इंस्टीड ऑफ ए सेपरेट यूनियन बार्गेनिंग विद सेपरेट एम्प्लॉयर, all the unions belonging to the same industries bargaining through their federation with the employers federation of the industry. This is known as multiple employer bargaining. मतलब इंडस्ट्रीज़ होगी, पूरी एक इंडस्ट्रीज़ होगी और जिस इंडस्ट्री में जितने वर्कर्स काम करते हैं सबके वर्कर्स होंगे। जैसे कि मैं बोलूँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ ले,
तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में टाटा है, महिंद्रा है, अपने ऑडी है, मर्सिडीज़ बेंज है, होंडा है, फॉक्सवैगन है, वो टोयोटा है। इन जिन फर्म्स के जितने भी फर्म्स है, जितनी मार्केट में ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उन फर्म्स के बीच में और उन फर्म्स के वर्कर्स के बीच में जब बार्गेनिंग होती है, वर्कर्स में अलग अलग ट्रेड यूनियंस होंगी, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होंगे सबके, तब उनके बीच में बार्गेनिंग होती है, तो उसे अपन मल्टीपल एम्प्लॉयर बार्गेनिंग के नाम से जानते हैं, which is possible both as the local and regional level. Instance of India of this industries wise bargaining are found in the textile industries. टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले ली, मैंने ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ का दिया आपको, रिटेल इंडस्ट्रीज़ की बात कर सकते हैं, सब की बात कर सकते हैं अपन इजीली। ठीक है बच्चों। द कॉमन मेलेडी ऑफ यूनियन rivalry, small firms and existence of several political parties has given rise to small units of collective bargaining. It has produced higher labor cost, lack of appreciation, absence of sympathy, and economic inefficiency in the realm of industrial relationship. And industrial wise bargaining can be favorable to the economic and social interest of both an employer employee. ओके बच्चों, ये बात अपन ने डिस्कस की कि फॉर्म्स कितने फॉर्म्स होते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के। बेसिकली अपन ने 3 फॉर्म्स की डिस्कस कर सकते हैं, और भी फॉर्म हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते। अब अपन डिस्कस करते हैं इसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग। Effective collective bargaining require the following prerequisites. तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए कौन कौन सी प्री रिक्विजिट ज़रूरी है, इसेंशियल आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है, टर्म कंडीशन कौन कौन सी है, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन इन द इंडस्ट्रीज दैट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट्स। तो सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ट्रेड यूनियंस का इंडस्ट्रीज़ में, और साथ में वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन जो डिस्प्यूट्स के विषय उनमें बिलीव भी करता हो। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ ए फैक्ट फाइंडिंग अप्रोच एंड बिलिंग्स टू यूज न्यू मेथड एंड टूल्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स। और ऐसा फैक्ट्स फाइंडिंग अप्रोच उस पर बिलीव करता हो, उसकी बिलिंगनेस हो इंडस्ट्रीज़ में न्यू मेथड्स और नए टूल्स का यूज़ करके इंडस्ट्रियल्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने में। द नेगोशिएशन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर। जो नेगोशिएशन हो रहा है, बार्गेनिंग हो रही है, वो फैक्ट्स और फिगर के बेस पर होना चाहिए। बोथ द पार्टीज शुड अडॉप्ट कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का यूज़ करके फैक्ट्स फिगर पर बेस होनी चाहिए। बार्गेनिंग नेगोशिएशन हो रहा है, वो फैक्ट्स और फिगर पर बेस होना चाहिए। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड एनलाइटेंड मैनेजमेंट विच कैन इंटीग्रेट द डिफरेंट पार्टीज, एम्प्लॉयज़, ओनर, कंज्यूमर एंड सोसाइटी और गवर्नमेंट। मतलब सबका पार्टिसिपेंट होना चाहिए उस नेगोशिएशन में। गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, एम्प्लॉय भी, ओनर्स भी, कंज्यूमर्स, ये सारे। एग्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज एंड ऑन म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज शुड बी देयर। तो जो ऑब्जेक्टिव उसके जो एग्रीमेंट के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में हो रहे, तो वो म्यूचुअल राइट्स होने चाहिए, उनके म्यूचुअल लायबिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट प्री रिक्विजिट इज प्रॉपर रिकॉर्ड्स फॉर द प्रॉब्लम शुड बी मेंटेन। तो प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, इसकी बाद में जो प्रॉब्लम के रिकॉर्ड्स होने चाहिए, मेंटेन रखने चाहिए, तो आदमी दिक्कत ना आए। इन ऑर्डर द कलेक्टिव बार्गेनिंग फंक्शन प्रॉपरली, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस मस्ट बी अवॉइड बाय बोथ द पार्टीज। अनफेयर लेबर जो प्रैक्टिसेज है उनको अवॉइड करना चाहिए कलेक्टिव बार्गेनिंग में,
और प्रॉपर फंक्शन प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग शुड बी बेस्ट कंडक्टेड एट प्लांट लेवल। प्लांट लेवल पे ही कंडक्ट होनी चाहिए। सबसे बेस्ट बार्गेनिंग वही है, जैसे जिस प्लांट में हम काम कर रहे हो वहीं पर ही उसके डिस्प्यूट्स वहीं ख़त्म होने चाहिए। इट मीन इफ़ देयर आर more than one plant of the firm, the local management should be delegated proper authority to negotiate with the local trade unions। ठीक है बच्चों, लोकल लेवल पर ही होनी चाहिए। इसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लांट्स इन्वॉल्व हो, ऐसा नहीं है। लोकल लेवल पर अपने डेलीगेट्स है, प्रॉपर अथॉरिटी है, उनके थ्रू लोकल जो ट्रेड यूनियंस आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं, अपना आपस में नेगोशिएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज देयर मस्ट बी चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को जो खुद के एटीट्यूड है वो चेंज करने चाहिए। दे शुड रियलाइज दैट डिफरेंसेस कैन बी रिसॉल्व पीसफुली ऑन नेगोशिएटिंग टेबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड पार्टी। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को आपस में अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आपस में खुद से ही उनका सॉल्यूशन निकालना चाहिए पीसफुली और विदाउट असिस्टेंस ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना चाहिए, अपने लेवल पर ही उनका सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए। नेक्स्ट इज नो पार्टी शुड टेक रिज्ड एटीट्यूड। मतलब रिग्ड एटीट्यूड नहीं अपनाना चाहिए, ऐसी नहीं अडियल, जैसे अडियल एटीट्यूड नहीं होता, अड़ गए हम तो नहीं, हमारी बात यही बात होगी, यही बात होनी चाहिए, ये नहीं, ऐसा नहीं। दिस शुड इंटर इनटू नेगोशिएशन विद ए व्यू टू रीचिंग एन एग्रीमेंट। तो नेगोशिएशन के थ्रू एक एग्रीमेंट पर पहुंचना चाहिए, अडियल नहीं होना चाहिए, अडियल जो रवैया है उसको छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हेन एग्रीमेंट इज रीच आफ्टर नेगोशिएशन इट मस्ट बी राइटिंग इनकॉर्पोरेटिंग ऑल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर नेगोशिएशन अगर एग्रीमेंट पर पहुंच चुका है तो वो एक राइटिंग में होना चाहिए और वो टर्म और कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट में सारी कॉन्ट्रैक्ट लिखना चाहिए, उसमें सारी टर्म कंडीशंस होनी चाहिए। इट मे बी एम्फेसाइज हेयर दैट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग represents a fair and democratic attempts at resolving mutual disputes. Wherever it becomes the normal mode of settling outstanding issues, industrial unrest with all its unpleasant consequences is minimized। ठीक है बच्चों, ये 10 पॉइंट्स अपन ने जो डिस्कस किए, 10 के 10 क्या होनी चाहिए, अपनी सावधानी रखनी चाहिए। इतनी क्या हर चीज़ थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, हर चीज़ रिटर्न में होनी चाहिए, आइडियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए उसको, और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको प्रॉपर रिकॉर्ड होने चाहिए, उनके फैक्ट्स और फिगर के बेसिस पर ही बार्गेनिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग हो रही नेगोशिएशन हो रहा है, वो फैक्ट्स फिगर के बेसिस पर करना चाहिए दोनों पार्टीज़ को। तो इन सब टर्म कंडीशंस को यूज़ करके क्या होता है, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है वो एम्फेसाइज करती है, वो जो आपसी विवाद होते हैं उनको रिसॉल्व करने में, म्यूचुअल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको ख़त्म करने में ये एक कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत अच्छा रोल निभाती है। साथ में ये जो अपने इंडस्ट्रियल अनरेस्ट होते हैं उनमें भी शांति उनको मिनिमाइज़ करती है, अनप्लीसेंट कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उनको भी ये मिनिमाइज़ करने में अपनी हेल्प करती है, इस पर फोकस करती है ज़्यादा। ठीक है, ये लेकिन ये टर्म कंडीशंस होनी चाहिए कि प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉब्लम्स का, फैक्ट्स फिगर पर बेस होनी चाहिए अपनी सारी बातें उनकी, और स्ट्रॉन्ग अपनी अपनी चीज़ों की, ऐसे अधिकतर ऐसा नहीं है, सबके बेसिस पर ध्यान होना चाहिए, मतलब सारे बेस पर, अब ये नहीं खुद के बेस पर ही, लेकिन सबके उसमें सबके बेनिफिट्स पर वो ध्यान रखना चाहिए, सोसाइटी के भी, कस्टमर के भी, इन सब के। और साथ में ऐसा आइडियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए, अपना प्रॉपर सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सब ये सारी चीज़ें प्रॉपरली होनी चाहिए। तो ये अपन ने आज डिस्कस की कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के फॉर्म्स कौन कौन से हैं,
पहला है सिंगल प्लांट बार्गेनिंग थी, और एक है मल्टीपल प्लांट बार्गेनिंग, और एक है मल्टीपल एम्प्लॉयर बार्गेनिंग। ये 3 चीज़ें थी और अपन ने इसके कुछ टर्म कंडीशंस के ऊपर डिस्कस किए बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।